हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में पीईटी में जितना भी इकोनॉमिक्स पूछा जाता है वो सब यहाँ पर कवर करेंगे। लास्ट टाइम के लिए एक तरह से ओवरव्यू है ये, और ये जो है जो यूपी पीसीएस वाला पेड प्रूफ है उसमें भेज दिया जाएगा इसको, क्योंकि इसमें पीईटी में जो भी जीएस वगैरह आती है वो पीसीएस में भी आता है। अब ये इतना ही नहीं आता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है ये पीईटी में। बाकी का जो है कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको भेजा जा चुका है पीसीएस वाले ग्रुप में। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है पीईटी के एग्जाम वालों का, तो उसमें प्रिपरेशन इसकी हो जाएगी। और ये वाला भी आपको पीडीएफ जो है भेज दिया जाएगा पीसीएस वाले ग्रुप में ही। पीसीएस वाला पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। 6375412344 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो डिटेल मिल जाएगी। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह पीसीएस के लिए जो बूस्टर चल रहा है, या फिर जो करंट अफेयर है मंथली वाले, या बाकी के भी जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, टेस्ट क्विज, वो सब आपको पीसीएस वाले ग्रुप में ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। अब ये देखिए, हरित क्रांति जैसे ये पीईटी के सिलेबस में दिया हुआ है। अब हरित क्रांति ऐसा नहीं है कि पीसीएस में नहीं पूछा जाता है, तो ये वहाँ से भी मतलब कवर हो जाएगा। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं पीईटी का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है और पीसीएस का बड़ा है, लेकिन ये नहीं है कि ये वाला जो है उसमें भी आ जाता है, तो इसलिए आपका रिवीजन एक तरह का हो जाएगा। तो शुरुआत इसकी हुई थी 1960 के दशक में, और बीजों के विकास और उपयोग से संबंधित ये था हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द की शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने, अमेरिकी थे ये विलियम गॉड। और जनक किसको कहा जाता है हरित क्रांति का? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। और इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए, पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शांति मतलब ये जो नॉर्मन बोरलॉग थे उनको किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया था? तो उसमें ऑप्शन में कृषि भी था। कृषि में कोई नोबेल नहीं दिया जाता है, कृषि के नाम पे मतलब कोई नोबेल नहीं दिया जाता है, इसलिए शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल दिया गया था, नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट है यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1966-67 के बीच में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। इन्होंने मैक्सिको वगैरह से ट्रेनिंग ली थी। विकसित गेहूं की उच्चतम जो है प्रजाति, इन्होंने वहाँ पर भी काम किया था, मैक्सिको में काम किया था। उसके बाद भारत में गेहूं की प्रजातियों का प्रयोग किया गया था इनके द्वारा, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में पड़ा था। प्रादेशिक विभिन्नता इसी कारण उत्पन्न हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर हरित क्रांति का प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों में पड़ा। तो ये क्षेत्र जो है स्टार्टिंग में अमीर हो गए और अभी तक ये अमीर बने हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहले चरण में गेहूं और चावल पर ज़्यादा फोकस किया गया था, ज़्यादातर गेहूं पर। और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो चाहिए, मतलब ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ की गई, लवणता में वृद्धि हो गई, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई। इस वजह से कुछ पारिस्थितिकी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी थी लास्ट तक। अब देखिए, जब पेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से सीधे सीधे फैक्ट आ जाएगा, मतलब किस क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव हुआ, या फिर एमएस स्वामीनाथन ने कब शुरुआत की थी इंडिया में, नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको शांति पुरस्कार कब मिला था, इस तरह से। और जब पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला चरण जो था हरित क्रांति का, उसके दुष्परिणाम क्या थे, उसके मतलब स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, मतलब हुई थी पहले वाले उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत उर्वरक वगैरह यूज़ हुए थे, इसलिए भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। फिर दूसरा चरण चला था 1987 के दौरान, तो उसमें दलहन तिलहन पर फोकस किया गया था। कीटनाशक के प्रयोग पर छूट दी गई थी, उर्वरकों के पैकेट वितरण किए गए थे, सिंचाई में सुधार किया गया था, आधारभूत ढांचों पर जोर दिया गया था। तो ये दूसरा वाला चरण था, 2 चरण में हरित क्रांति आई थी। नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड के बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। उद्देश्य डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों का विकास करना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण आय में वृद्धि, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दुग्ध उपलब्ध कराना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अमूल, जिसको कहते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। अब ये भी सब कुछ पॉइंट है जो याद रखना चाहिए। अमूल के संस्थापक कौन थे? तो त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीज कुरियन। उसके बाद जो है भारतीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, आनंद, गुजरात में। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा ये सब उद्घाटन वगैरह किया गया था। और ये जो बोर्ड बना था डेयरी बोर्ड, इसके पहले अध्यक्ष थे यही वर्गीज कुरियन, जिन्होंने अमूल की स्थापना की थी 1946 में। और वर्गीज कुरियन के ही प्रयासों से 1970 में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। श्वेत क्रांति 3 चरण में आई थी। पहला चरण जो था 70 से 80 के बीच में, और इसमें जो है 4 प्रमुख महानगरों पर फोकस किया गया था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 18 मिल्क शेड पहले वाले चरण में स्थापित हुए थे। उसके बाद दूसरे चरण में 81 से 85 के बीच में मिल्क शेडों की संख्या बढ़ गई, 136 हो गई। और 1985 तक 43,000 ग्राम जो सहकारी समितियां थीं वो दुग्ध उत्पादकों को कवर करती थीं। ये भी है।
मतलब सहकारी समितियों का सहयोग लिया गया ऑपरेशन फ्लड में। फिर 85 से 96 के बीच में पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, ये सब जो चीज़ें आई, और महिला सदस्यों को भी जोड़ा गया डेयरी उद्योग से, और पशु पोषण में वृद्धि की गई। ये सब चीज़ें तीसरे चरण में आई थी। तो ये चरण कौन कौन से ईयर में कब आए थे ये भी याद रखिएगा। फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इनसे हमेशा हर जहाँ पर भी जीएस पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन आते हैं। देश की पहली दुग्ध उत्पादक सहकारी दुग्ध समिति कौन थी? तो कटरा सहकारी दुग्ध समिति थी। इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। और पहला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कौन सा था? तो ये लखनऊ में बना था। ये समिति थी, ये संघ था, लखनऊ में 1938 में। फिर जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी? तो एनडीआरआई की स्थापना 1923 में हुई थी, करनाल हरियाणा में। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण 1947 में हुआ था। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको 1989 में दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। फिर देखिए पेट में एक सिलेबस में है ये चीज़, श्रम सुधार के बारे में पूछा गया है, मतलब सिलेबस में दिया हुआ है। अब ये सब अनुच्छेद आप हर एग्जाम में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि अलग से श्रम सुधार के बारे में दिया गया है। श्रम जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 14 इससे संबंधित है। भारत के राज्य क्षेत्रों में विधि की समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। ये भी श्रम से ही संबंधित आर्टिकल है एक। फिर जो है अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव का दुर्व्यवहार, बेगार या बलात् श्रम पर रोक। ये 23 से संबंधित है। 24 क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने, खान या फिर संकटमय कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको श्रम से रिलेट किया जा सकता है। फिर कुछ पुराने अधिनियम थे जिनको चेंज किया गया 2019 में, लेकिन इससे क्वेश्चन अभी भी बनते हैं। जैसे ये कारखाना अधिनियम है, ये कब आया था? 1948 में। औद्योगिक संघ अधिनियम 1947 में। श्रम संघ अधिनियम 26 में। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में। खाद्यान्न अधिनियम 1952 में। फिर जो है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। बोनस भुगतान अधिनियम 65 में आया था। मजदूरी संदाय अधिनियम 36 में आया था, 1936। फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। बोनस संदाय अधिनियम 1965। समान पारिश्रमिक, ये इंपॉर्टेंट है, अधिनियम 1976। बाल श्रम निरोध और विनियमन अधिनियम 1986। ये भी बाल श्रम वाला बहुत इंपॉर्टेंट 86 में आया था। और 2019 में टोटल 44 श्रम कानूनों को हटाकर 4 संहिताएं लागू की गई थी, 4 कोड लागू किए गए थे। पहला था मजदूरी संबंधी कोड, दूसरा था सामाजिक सुरक्षा कोड, तीसरा था औद्योगिक संबंध कोड, फिर जो चौथा था वो था व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी हालात कोड। और ये चारों कोड जो है ये इतने कानूनों को हटा कर आए थे, तो ये याद रखिएगा 2019 में। और ये लागू हुए थे ये कोड 2020 में। नरेगा जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में आया था और लॉन्च किया गया था 2006 में अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। फिर इसका 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा गया था 2009 में। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर पंचवर्षीय योजना एक टॉपिक है, यह लगभग यूपी के हर एग्जाम का टॉपिक रहता है पंचवर्षीय योजना। तो इससे संबंधित प्रारंभिक कदम क्या थे? 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया, ये एक प्लान आया था, 10 साल का प्लान था, विश्वेश्वरैया ने दिया था। 1938 में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया था जिसके अध्यक्ष थे सर आरदेशित दलाल। 15 साल का ये प्लान था जिसमें बम्बई के 8 पूंजीपति के द्वारा ये शुरू किया गया था बॉम्बे प्लान 1944 में। ये सब ईयर वगैरह भी मैचिंग में आते हैं, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो। 1945 में जन योजना आई थी, पीपल्स प्लान, एमएन रॉय के द्वारा ये जन योजना दी गई थी। 1950 में एक सर्वोदय योजना आई थी जो कि जयप्रकाश नारायण ने दी थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया? तो 1 जनवरी 1915 को। फिर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को हुई थी, जिससे मतलब ये अटैच रहता था योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए पूरा याद करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पंचवर्षीय योजना में गैप कब आया था। तो 3 बार गैप आया था, कुल 7 साल के लिए गैप था। पहला गैप 3 साल का था, दूसरा गैप 2 साल का था, फिर तीसरा वाला 2 साल का था। तो टोटल 5 साल का गैप आया था। पहला वाला जो आया था 66 से 69 के बीच में आया था, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से
किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच में 3 साल का गैप आया, किसमें 2 साल का आया, तो इस तरह से भी आ जाता है घुमा के क्वेश्चन। फिर 1978 से 80 तक 2 साल का यहाँ पर गैप था 5वीं और 6वीं के बीच में। फिर जो है 90 से 92 के बीच में गैप था 7वीं और 8वीं के बीच में 2 साल का ये गैप था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56 के बीच में थी, 1951 से 1956 के बीच में। ये जो थी ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ। प्राथमिकता पहली पंचवर्षीय योजना में थी कृषि। लक्ष्य इसमें विकास का कितना रखा गया था 2.1 और इससे ज़्यादा अचीव किया गया था 3.6%। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अचीवमेंट हुई थी पहली वाली में। फिर इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। कुछ सिंचाई परियोजनाएं इसी के तहत चली क्योंकि कृषि का विकास हो रहा था, तो भाखड़ा नांगल परियोजना आई, व्यास परियोजना आई, दामोदर नदी घाटी परियोजना आई, सब पहली पंचवर्षीय योजना का मतलब देन है। नेक्स्ट है यहाँ पर द्वितीय जो है 56 से 61 के बीच में थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना और प्राथमिकता में इसमें कृषि को हटा के भारी उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई। इसमें जो उद्योग लगे थे ज़्यादातर यहाँ पर कहाँ पर उद्योग लगे थे बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गापुर में लगे थे पश्चिम बंगाल में, जो कि यूके की मदद से लगे थे। किसकी मदद से लगे थे ये भी याद रखिएगा। भिलाई में लगा था छत्तीसगढ़ में उद्योग, यूएसएसआर की मदद से, यानी जो संयुक्त मतलब रूस था उस टाइम पे उसकी मदद से। फिर राउरकेला ये उड़ीसा में, यहाँ पर जर्मनी के सहयोग से ये लगा था उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में थी। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त आत्मनिर्भर बनाना और यहाँ पर तीसरी वाली में प्राथमिकता में कृषि और उद्योग दोनों आ गए थे। इसी के तहत 1964 में जो है बोकारो आयरन एंड स्टील की एक स्थापना की गई थी इंडस्ट्री की, और ये जो है झारखंड में की गई थी यूएसएसआर के सहयोग से। फिर इसी तीसरी के दौरान ही जो है 1966 से 67 के बीच में इसमें योजना अवकाश का भी थोड़ा टाइम तक था, तो इसमें जो है हरित क्रांति आई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा। इसी के दौरान आई थी अगर पूछ लिया जाए घुमा के तो। और इसी के बाद जो है योजना अवकाश आ गया था 66 से 69, 3 साल का योजना अवकाश। 3 साल में एक साल की योजनाएं चल रही थी। ये जब योजना अवकाश का टाइम था तब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जो जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उसके बाद एक साल की योजनाएं चल रही थी। कृषि संबद्ध क्षेत्र और उद्योग पर बल दिया जा रहा था इस टाइम पे। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई 69 से 74 के बीच में, जो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर आधारित थी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब याद रखिएगा कि समाजवादी समाज की स्थापना ये चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए मतलब ये एक पॉइंट है। फिर जो है इसी में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुए, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई इसी के तहत, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट है 5वीं में क्या हुआ, तो 74 से 78 गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। ये उद्देश्य बहुत पूछा जाता है 5वीं वाली का, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। प्राथमिकता थी आर्थिक स्थायित्व। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इसी में की गई थी 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जनता पार्टी सरकार के द्वारा फिर इसको समाप्त कर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना को। ये सब जो योजनाएं थी छोटी छोटी जो आज़ादी के बाद आई थी, उनकी सबकी भी लिस्ट PCS वाले में जो इकोनॉमिक्स वाला नोट्स है वहाँ पर मिल जाएगा आपको। सारी योजनाएं देख लीजिएगा मोदी सरकार तक, मतलब जितनी भी योजना चल रही है सबसे क्वेश्चन PCS में आता है। फिर जो है अनवरत योजना 1978 से 80 के बीच में चली थी। अनवरत योजना मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान लकड़ावाला के सहयोग से ही चलाई गई थी। ये अनवरत योजना जो है योजना अवकाश के तहत ही आएगा। जब भी जनता पार्टी की सरकार आती थी तो ये योजना जो है पंचवर्षीय योजना का ब्रेक होता था, एक साल की चलने लगती थी। और इस अनवरत योजना में जो है उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त की गई, शराबबंदी लागू की गई, जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। ये सब पॉइंट्स PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सीधे सीधे उसमें पूछा जाता है PET में तो कब कब गैप आया था, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। 7वीं जो है 85 से 90 के बीच में जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। फिर 2 साल का गैप आया था 90 से 91 के बीच में, 92 तक ये गैप चला था। और ये जो है राजनीतिक जो उथल पुथल हो रही थी उस टाइम पे, इसके लिए आया था ये गैप।
भारत में राजनीतिक स्थिरता नहीं आ रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक, यहाँ पर मानव संसाधन का विकास से संबंधित उद्देश्य था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। 97 से 2002 न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। फिर 2002 से 7 10वीं पंचवर्षीय योजना, देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना, 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना, ये सब इसके लक्ष्य थे 10वीं पंचवर्षीय योजना के। फिर 11वीं वाली में 2007 से 2012 तक तीव्रतम और समावेशी विकास की बात की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास की बात की गई। 2012 से 2017 के बीच में थी 12वीं वाली। तो ये इतनी ही पंचवर्षीय योजना है टोटल। उसके बाद 12 पंचवर्षीय योजना टोटल चली थी। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये भी एक टॉपिक है। तो ये 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है, एक पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी, तीसरी मिश्रित, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण होते हैं। पूंजीवादी में प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है, ये जैसे यूएसए और ब्रिटेन की जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी में राज्य का नियंत्रण होता है, जैसे रूस की अर्थव्यवस्था जैसी है। फिर जो है मिश्रित वाली में दोनों मिक्स रहता है, जैसे इंडिया की है। खुली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जहाँ पे आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। क्लोज इकोनॉमी किसको कहते हैं? जिसमें प्रतिबंध होता है, जैसे उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर किम जोंग उन है। नेक्स्ट है बैंकिंग के बारे में, ये भी टॉपिक है एक। आधुनिक काल में बैंकिंग का प्रारंभ 1970 में हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना और जो है कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन से हुई थी, बाद में बंद हो गया था ये। बैंकिंग मतलब शुरुआत यहीं से हुई थी, 1970 से बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। फिर 86 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया एक बना था। फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने थे, पहला बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। ये बंगाल वाला बना था 1806 में, बॉम्बे वाला 1840 में, मद्रास वाला 1843 में। ये तीनों मिल गए थे, 1921 में बन गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन्हीं तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। उसके बाद यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बना था, SBI, 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय आंशिक प्रबंधन वाला बैंक कौन सा बना था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक 1981 में बना था। पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक बना था, जो कि 1894 में 1894 में बना था। पूरी तरह से भारतीय प्रबंधन का पहला बैंक था ये, और आंशिक प्रबंधन वाला अवध कॉमर्शियल बैंक था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों ने, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण हो गया था, उनको सरकारी कर दिया गया था। फिर जो है 15 अप्रैल 1980 को एक बार फिर से जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी। पहली वाली में 50 करोड़ सीमा रखी गई थी, दूसरी वाली में 200 करोड़ सीमा रखी गई थी। और पहली वाली में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, दूसरी वाली में 6 बैंक का हुआ था। तो ये याद रखिएगा, दोनों राष्ट्रीयकरण इंपॉर्टेंट है। फिर RBI के बारे में, ये भारत का केंद्रीय बैंक होता है। मुख्य कार्य उसका होता है कि मौद्रिक नीति निर्धारण, गठन की अनुशंसा करने वाली समिति थी हिल्टन यंग समिति की रिकमेंडेशन पे RBI बना था, और ये हिल्टन यंग समिति 1926 में आई थी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और 21 अधिनियम के तहत हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। प्रथम गवर्नर बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे RBI के? तो CD देशमुख। वैसे पहले थे ऑसबॉर्न स्मिथ, आज़ादी के बाद CD देशमुख। RBI के कार्य क्या क्या होते हैं? तो नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंक के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नियंत्रण करना, क्रेडिट नियंत्रण करना, ये सब जो है RBI के काम है कुछ। उसके बाद जो है साख नियंत्रण के उपाय, मतलब साख नियंत्रण यानी क्रेडिट नियंत्रण का उपाय क्या क्या होता है, ये PCS में बहुत पूछा जाता है कि मतलब कैसे कोई बैंक अपने ऊपर लोगों का मतलब ट्रस्ट बनाए रखे, इसके लिए बैंक दर होती है। मतलब 2 तरह का होता है, एक क्वांटिटेटिव, एक होता है यहाँ पर गुणात्मक। तो यहाँ पर मात्रात्मक वाले में बैंक दर आ जाएगा, MSF, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, जिसमें ये जो ट्रेडिंग वगैरह होती है ये सब आ जाती है खुले बाजार की क्रियाओं में। तो ये सब परिमाणात्मक है, मतलब क्वांटिटेटिव है। फिर गुणात्मक वाले में न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव और सलाह, साख मानदंड का निर्धारण, इसमें जो है नैतिक चीज़ें आ जाती हैं, मतलब उसका मतलब गिनती नहीं की जा सकती है। ऊपर वाले में आपने देखा होगा रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, CRR, ये सब है। तो ये सब एक वो है उपाय जिससे RBI के ऊपर लोगों का ट्रस्ट रहता है, मतलब कैसे मुद्रास्फीति बढ़ाना है घटाना है, RBI पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं। RBI द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मात्रात्मक उपकरण के बारे में, CRR जैसे क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, बैंक का वह हिस्सा जो RBI के पास रहता है, इस पर बैंक को ब्याज नहीं मिलता है। बैंक का एक हिस्सा जो है RBI के पास सुरक्षित रहता है, उसी को कहते हैं CRR, इस पर कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलता है।
बैंक को बस ये है कि ये मार्केट से ये पैसा बाहर चला जाता है। मुद्रास्फीति कंट्रोल करने में ये काम आता है। फिर SLR क्या होता है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक का वो हिस्सा होता है जो बैंक को अपने पास खुद ही रखना पड़ता है कि इतना रख लो आप, इसको मार्केट में लोन देने के लिए किसी भी पर्पज़ से यूज़ नहीं होगा ये पैसा। जैसे अगर मार्केट से पैसा खींचना है तो SLR रेट बढ़ जाता है। तो यही सब है जिससे मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिभूति क्या होता है, तो सरकार द्वारा RBI के माध्यम से जारी की जाती है। बिल और बॉन्ड जारी होते हैं, 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए बॉन्ड जारी होता है, 1 साल के लिए बिल जारी होती है, ये सब है। रेपो रेट क्या है, तो वह ब्याज दर जिस पर बैंक RBI से कम अवधि का लोन लेता है उसको कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो वह दर जिस पर RBI बैंकों से पैसा लेता है, ऋण लेता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये भी मुद्रास्फीति को कम ज़्यादा करने का काम करती है, महंगाई को घटाने बढ़ाने का काम करती है। महंगाई कब बढ़ती है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होता है तो चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं अपने आप से, उसी पैसे को खींचने के लिए ये सब बढ़ाया जाता है, रेट वगैरह। MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस दर पर बैंक RBI से आपातकालीन स्थिति में कम समय का लोन ले सकती है, लेकिन इसके लिए बैंक को प्रतिभूति गिरवी दर रखना पड़ता है। तो ये है MSF, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो RBI द्वारा प्रतिभूतियों को जो बेचा और खरीदा जाता है वो ओपन मार्केट की क्रियाएं होती हैं, ट्रेडिंग भी इसी में आती है। अब रोजगार और बेरोजगारी से रिलेटेड लेबर फोर्स यानी श्रम शक्ति जो है, इसको कितने ईयर तक होती है, 15 साल से 65 साल के जो लोग हैं उनको ही इसमें मतलब काउंट किया जाता है। रोजगार प्राप्त और बेरोजगार इसी से काउंट होते हैं, इसी एज ग्रुप से। पूर्ण रोजगार क्या है, तो 273 दिन तक प्रतिदिन 8 घंटे अगर किसी को काम मिल रहा है तो पूर्ण रोजगार है। बेरोजगार जिसमें काम करने की क्षमता और इच्छा है लेकिन वो परंतु रोजगार नहीं है, उसको बेरोजगार कहा जाएगा। जिसके अंदर क्षमता और इच्छा नहीं होगी उसको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। अगर आप जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं तो वो बेरोजगार वाली श्रेणी में नहीं आएगा, इस तरह से है ये। फिर बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं कि चक्रीय बेरोजगारी, तो इसमें जो है मुद्रास्फीति और मंदी के कारण ये विकसित देशों में इस तरह की बेरोजगारी आती है। अगर महंगाई वगैरह आ जाती है तो कंपनी से निकाल दिया जाता है, वो सब जो है ये चक्रीय बेरोजगारी में आएगा। घर्षण जनित बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल, जब एक रोजगार छोड़कर दूसरा रोजगार प्राप्त करने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, एक कंपनी छोड़ दी अब दूसरी कंपनी में जाने के लिए उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। फिर जो है संरचनात्मक बेरोजगारी, इसमें जो है कौशल की कमी होती है, ये विकासशील देशों में ज़्यादा होती है कि मतलब कौशल नहीं है तो रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर मौसमी बेरोजगारी कुछ महीनों तक होती है, कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर होती है मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, हिडन एम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं कि एक काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगा। ये भी कृषि क्षेत्र में होता है ज़्यादातर, आप देखेंगे एक काम में बहुत सारे लोग लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी की माप कैसे होती है, तो सामान्य स्थिति साल के आधे से अधिक दिन यानी 183 डेज तक बेरोजगार अगर कोई रहता है तो उसको सामान्य स्थिति की बेरोजगारी कहा जाता है। चालू साप्ताहिक स्थिति यानी सप्ताह में 1 घंटे का भी काम किसी को ना मिले तो इसको साप्ताहिक स्थिति कहा जाता है। चालू दैनिक स्थिति, किसी विशेष दिन में 1 घंटे का भी काम ना मिले तो इसको चालू दैनिक स्थिति की बेरोजगारी कहा जाता है। ये तो माप है, ये एक तरह की मतलब ऐसे निर्धारित कर दिया गया है माप के लिए। तो ये इतनी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी पीटी के एग्ज़ाम के लिए। बाकी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से जीएस पूछा ही जाता है। और इसके अलावा जो बजट वगैरह है वो भी यूट्यूब पे वीडियो बजट के डाले गए हैं, चाहे यूनियन देखेंगे या चाहे यूपी बजट देखेंगे, ब्रेक टाइम क्लासेस यूपी बजट से डालेंगे तो आ जाएगा, तो उसको कर लीजिएगा कवर। और ग्रुप में भी डाला गया है, पीसीएस वाले में ये भी डाल दिया जाएगा। बाकी इकोनॉमिक्स और जितना भी इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, चाहे योजना हो या जो भी चीज़ें हो, वो सब पीसीएस वाले ग्रुप में पढ़ेंगे। पीसीएस वाला ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़ कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर, टेस्ट, क्विज जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएंगी। ज्वाइन करने के लिए इस 6375412344 इसी पे मैसेज करिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।